हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से हम समझेंगे। न्यूमेरिकल्स इसके CBSE में भी आते हैं और IIT JEE और नीट में भी इससे न्यूमेरिकल हमारे आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो इसको समझेंगे बच्चों की ये होता क्या है। जैसे इसके नेम से पता चल रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि जो लाइट का है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक इंटरफेस है जो डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम से सेपरेट कर रहा है। ये नीचे हमारा डेंसर मीडियम है और ऊपर हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, तो एक इंटरफेस है जो हमारा डेंसर मीडियम को रेयर मीडियम से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको पता है अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है तो जो भी रे नॉर्मल जाती है वो सीधी चली जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है मान लेते हैं, तो यहां से जो भी रे होगी वो नॉर्मली सीधी चली जाएगी। ठीक है, जो भी नॉर्मली जाएगी। लेकिन अगर उसको मैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर भेजता हूं, यहां से भेजा तो इस पॉइंट का नॉर्मल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसर से रेयर जब अगर हमारी रे जाती है तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वाली जो रे है वो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये रे हमारी ऐसे अवे हो जाएगी। ये रिफ्लेक्शन एंगल, ये इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ऐसे ही इसको और एंगल पर भेजेंगे हम तो और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, ऐसे। और एक पर्टिकुलर एंगल पर ये जो रे है हमारी सरफेस के अलोंग चली जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल 90 का हो जाएगा। तो इस एंगल को बोलते हैं हम, इस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल पर हमारी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो सरफेस के अलोंग चली जाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है। अगर इसके बाद किसी और एंगल से मैं लाइट को भेजता हूं तो ये टकराने के बाद, ये हमारी यहां से टकराने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट का, टकरा के इसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, इसी मीडियम में हमारी वापस आ जाएगी। लेकिन कंडीशन है कि ये कब होगा, इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या हुआ बच्चों, यहां से एक लाइट नॉर्मली गई, सीधी चली गई, उसके बाद लाइट ऐसे जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर ऐसे बेंड अवे करके एक जो लाइट है हमारी वो ऐसे सरफेस के अलोंग चली जाएगी। उसके बाद इस एंगल से ग्रेटर एंगल पे भेजेंगे तो लाइट टकराकर उसी मीडियम में आ जाएगी कि लाइट रिफ्लेक्ट होके, टोटली रिफ्लेक्ट होके जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में लौट कर आ जाएगी। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी बनाऊं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द फिनोमेना ऑफ, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ये रिफ्लेक्ट हो गए बच्चों, सेम मीडियम में आ रही है, तो फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ, फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ, तो किस किस का इंटरफेस है, रेयर मीडियम का एंड डेंसर मीडियम का, इंटरफेस ऑफ रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो क्या है, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट हमारी यहां से गई, टकराकर वापस यहीं पर आ गई, इन द सेम मीडियम with the interference of, from the interference of rare medium and denser medium. This phenomena is called total internal reflection of light। कि लाइट यहां से सरफेस पर टकराई और टोटली उसी मीडियम में वापस चली गई। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गेट करने के लिए कुछ कंडीशंस है हमारी, तो कंडीशंस कौन सी हैं, जो मेन कंडीशंस हैं
वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, टू असेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग TIR। TIR ऑब्टेन करने की दो असेंशियल कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो रे है वो हमेशा से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन होगा कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अभी क्रिटिकल एंगल क्या, ये मैं आपको समझाता हूं अभी किसको कहते हैं। इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज जो I है वो ग्रेटर देन होगा हमारा C से। क्रिटिकल एंगल को यहां पर मैं C से शो कर रहा हूं, तो इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों? क्रिटिकल एंगल, कई बच्चों से अगर पूछते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो वो कहता है 90 डिग्री। उसके दिमाग में चीज होती है 90 डिग्री, लेकिन क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का होता है। तो कैसे बोलेंगे? इट इज द इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री, एट विच रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री। जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा उस एंगल को बोलते हैं बच्चों हम कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये मैंने आपको TIR यहां पर पढ़ाया। अब इसके आगे रिलेशन के बारे में चलते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। तो फर्स्ट हम यहां पर एक छोटा सा रिलेशन हमारा बनता है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो उस रिलेशन को पढ़ेंगे हम यहां पर। रिलेशन बिटवीन, टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम यहां पर निकालेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं इस वाले पॉइंट की, तो इस P पॉइंट पर जो I है वो C के इक्वल है और R हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। तो अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं बच्चों, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है, तो स्नेल्स लॉ अगर मैं इस पॉइंट पर लगाता हूं तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो क्या फॉर्मूला होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी R के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो, अगर μ2 अपॉन μ1 में करता हूं, μ2 अपॉन μ1 जो हमेशा से μ के इक्वल लेकर चलते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहां से साइन R और साइन I इसके नीचे आ जाएगा, μ1 चला गया, ये इधर आ जाएगा। तो अब देखो, I की वैल्यू C और R की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, तो यहां पर पुट कर सकते हैं μ इक्वल टू R की वैल्यू 90 डिग्री एंड I किसके इक्वल है? क्रिटिकल एंगल C के इक्वल। तो μ इज इक्वल टू साइन 90 पे क्या होता है? 1 और ये हो गया साइन C, ठीक है। μ इक्वल टू हमारे पास आया 1 अपॉन साइन C। तो रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल के बीच का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल के बीच का ही हमारा रिलेशन निकल कर आ गया। अब इस रिलेशन का यूज करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स में।
तो यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, रिलेशन याद रखेंगे, म्यू इक्वल टू 1/sin c हमारा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर करेंगे बच्चों इसको लेके। तो अपना पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं यहां पर, और वो न्यूमेरिकल है हमारा, हमें यहां पर इस टाइप से एक वेसल दे रखा है और यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है। यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो देखो इस यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो एक रे ऐसे जाएगी, ये हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो ये रे यहां से टकराने के बाद इस सरफेस के अलोंग चली जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये जो इंसिडेंट एंगल होगा क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर आर क्या हो रहा है बच्चों, 90 डिग्री का हो रहा है, आर क्या हो रहा है हमारे यहां पर 90 डिग्री का हो रहा है। तो अब हमसे ये क्या पूछता है क्वेश्चन में, ये कहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, इस लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये आपके सामने दे रखा है 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ये कंडीशन हमें गिवन है कि इससे रे ऐसे जाती है और इस टाइप से चली जाती है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 30 दे रखा है, ये हमें 40 दे रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, what is the speed of light in liquid, तो इस लिक्विड में हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे, इसमें स्पीड ऑफ लाइट निकालने का तरीका है कि मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाई v के इक्वल होता है, तो c मेरे पास है, v निकल आएगा अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, अभी हमने निकाला म्यू इक्वल टू 1/sin c। अब देखो ये एंगल c है तो ये एंगल भी क्या होगा, c होगा, तो sin c मैं इस वाली ट्रायंगल से निकाल सकता हूं, o इसको a और इसको b नेम दे देते हैं, sin c यहां से निकाल सकते हैं। अगर मैं o a b से sin c निकालूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर क्या है ab और हाइपोटेन्यूज क्या है ob, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1/sin c, sin c परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है OB, तो जो हमारा म्यू है वो OB/AB के इक्वल आ जाएगा, म्यू इक्वल टू OB/AB। तो आप देखो यहां से OB देखो ये बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज OB अगर मैं निकालता हूं बच्चों तो OB किसके इक्वल हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर का रूट, और OA कितना है बच्चों, OA है 40 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट OB हो जाएगा, और AB हमारे पास कितना है बच्चों 30 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो OB की 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट एंड डिवाइडेड बाय AB हमारे पास 30 है। तो म्यू इक्वल टू यहां से सॉल्व करो इसको, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 एंड अपॉन ये 30 हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास 2500/30, 2500 का रूट निकालेंगे तो 50/30, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मेरे पास यहां से आ गया बच्चों 5/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, अब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो नाउ यहां से अगर मैं v निकालूं तो c बाई म्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो v अगर मैं निकालता हूं तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू 5/3 आई, तो 3 ऊपर चला जाएगा 9/5 × 10⁸,
और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें वेलोसिटी निकालने के लिए हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला था रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, वहां से निकाल लिया और इस डायग्राम का यूज करके हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है। हमें एक डायग्राम दे रखा है बच्चों इस टाइप से। ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाती है, ऐसे रे जाती है, तो रे यहां से टकराने के बाद ऐसे चली जाती है बच्चों। ठीक है, वाटर है, वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो उसके चारों तरफ से टकराएगी, इधर चली जाएगी, इधर जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो अगर मैं इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो ये क्रिटिकल एंगल हमारा बनेगा, ये भी क्रिटिकल एंगल बनेगा। ठीक है, तो जब लाइट ऐसे चारों तरफ से जाएगी तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहां से इस टाइप से, यहां से इस टाइप से, यहां से, मतलब हर एक पॉइंट से जाएगी तो ये हमारे पास बच्चों एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्रिटिकल एंगल तो ये भी क्रिटिकल एंगल, ये भी क्रिटिकल एंगल है हमारे पास। और ये जो लिक्विड है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इसका दे रखा है बच्चों 2/√3। 2/√3 हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछता है डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन। डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन। ये जो कॉन का एंगल है टोटल, ये प्लस ये टोटल मिला के 2c बनेगा, तो 2c हमें निकालना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, देखो कॉन का एंगल 2c हमें निकालना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है। ठीक है, तो उसको निकालते हैं। देखो अगर मैं एक सिंपल सा एंगल निकालूं तो अभी हमने एक रिलेशन देखा था म्यू इक्वल टू 1/sin c। ठीक है, आगे हमारा भाई c हमें निकालना है, उसका डबल कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहां से sin c इक्वल टू 1/μ हो जाएगा। 1/μ की वैल्यू कितनी है 2/√3, तो sin c इक्वल टू √3/2 और √3/2 कहां होता है sin 60 डिग्री पर, तो sin 60 हो जाएगा, sin से sin कटेगा, क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। लेकिन कौन एंगल पूछा है हमसे यहां से, तो कौन एंगल क्या हो जाएगा 2c के इक्वल, यानी 2 × 60 डिग्री यानी 120 डिग्री हमारा यहां से इसका आंसर निकलकर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमें दे रखा है और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो हमें h दे रखी है। कंडीशन यही है, कंडीशन ये है कि यहां पर एक लाइट स्पॉट है बच्चों, लाइट स्पॉट, और मेरे पास एक डिस्क है, एक समझते हैं एक वुड की डिस्क है। अब वुड की ये लाइट स्पॉट है, अगर इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, यहां से कोई पर्सन खड़ा होके यहां से अगर देखता है, यहां से अगर कोई पर्सन देखता है तो उसको यहां से रेज यहां से ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी, यहां से कोई पर्सन देख रहा है। तो क्वेश्चन में चाहता है कि ये जो लाइट स्पॉट है ये दिखाई ना दे, तो उसके लिए हमें कितने डायमीटर, एच हाइट है, लिक्विड का लेवल दे रखा है एच हाइट पर, तो वो कहता है कितने डायमीटर की ये डिस्क हो
कि हमें जो लाइट स्पॉट है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे ही मैं इसको यहां पर पुट करूंगा तो लाइट यहां से टकरा के ऐसे चली जाएगी 90 का रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का बना के, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें लाइट स्पॉट दिखाई नहीं देगा। तो वो पूछ रहा है कि इसका डायमीटर कितना होगा, इस डिस्क का डायमीटर कितना होगा कि उसको हम स्पॉट से h हाइट पर प्लेस करें और हमें ये स्पॉट दिखाई देना बंद हो जाए। तो डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें, मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट द diameter of disk such that light spot not seen by the above surface। above surface से हमें लाइट स्पॉट दिखाई नहीं दे। लाइट ऐसे जाएगी, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें लाइट की वजह से दिखाई देता है। अगर ये लाइट यहां से रिफ्रैक्ट होके हमारे पास पहुंचेगी तो दिखाई देगा, लेकिन ये लाइट यहां से गई तो यहां से सरफेस के अलोंग चली गई हमारी। तो हमें इसका डायमीटर निकालना है। यहां से हम एक शॉर्टकट मेथड भी समझेंगे कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको डायरेक्ट याद रखना, उसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो क्या होगा, यहां से अगर मैं इसको डायमीटर हमें निकालना तो डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है, डायमीटर निकालना है हमें, h हाइट हमें दे रखा है। तो देखो अगर मैं यहां से बच्चों tan c निकालता हूं, tan c, इस वाली ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं मैं, इस वाली ट्रायंगल का नेम मैं दे देता हूं a b एंड c। तो मुझे फ्रॉम ट्रायंगल से लेता हूं मैं, फ्रॉम ट्रायंगल OBC ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं। OBC ट्रायंगल से अगर मैं tan C निकालूं तो देखो ये टोटल डायमीटर D है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ डायमीटर का ये, हाफ डायमीटर का ये, ठीक है, जिसको रेडियस भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, फिलहाल डायमीटर हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो D/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बेस कितना है यहां से यहां तक का बच्चों, h है, बेस कितना है h, तो ये मेरे पास tan c यहां से निकल कर आ गया। अगर मैं इस रिलेशन से देखूं, फ्रॉम रिलेशन, ये रिलेशन हमने निकाला था mu इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, mu इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। और अगर मैं इस वाले रिलेशन से साइन c निकालूं तो साइन c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 अपॉन म्यू के इक्वल। और आपको पता है जो साइन c होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है। तो यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और इस एंगल को c मान लेता हूं तो परपेंडिकुलर कितना है 1, इसका मतलब ये कितना होगा बच्चों 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है म्यू, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा म्यू। हाइपोटेन्यूज म्यू परपेंडिकुलर 1, तो बेस क्या होगा बच्चों, बेस को क्या लिखेंगे हम, म्यू स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का रूट। ये हमारे पास बेस आ जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है, ये हमारे पास बेस आ जाएगा यहां से यहां तक। तो पी क्यू आर मैं इसको नेम दे रहा हूं। अब देखो इस वाले से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला इन दोनों का यूज करके कि ये ट्रायंगल मुझे मिल गया। अब इस ट्रायंगल से मैं tan cot जो चाहूं निकाल सकता हूं, cos, ठीक है। तो मैं यहां से देखो tan मुझे ये दे रखा है, एक इक्वेशन मुझे ये दे रखी है, इक्वेशन 1। अगर मैं इसी ट्रायंगल का यूज करके tan c अगेन निकालूं, tan c इस ट्रायंगल का यूज करके, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan c किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट। और यहां से tan c किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, यस और नो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पर मैं लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो ये हो जाएगा d/2h, 2 नीचे आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट। और अगर मैं d यहां से निकालूं तो d हो जाएगा 2h अपॉन
म्यू स्क्वायर माइनस 1, 2h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, या डायमीटर पूछा था क्वेश्चन में तो डायमीटर निकल कर आ जाएगा। सिमिलरली अगर रेडियस पूछी हो क्वेश्चन में तो आपको पता है जो डायमीटर होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। तो d की जगह पर अगर मैं यहां पर d की जगह पर 2r पुट कर देता हूं तो इधर क्या हो जाएगा 2h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो 2 से 2 कटेगा, तो यहां से h और r के बीच में रिलेशन आ जाएगा ये, यानी ये रिलेशन मेरे पास निकल के आ गया जो इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉलो होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये हमारा फॉलो होगा। तो एक क्वेश्चन में इसके बेस पर कर रहा हूं जहां पर हम डायरेक्ट ये वाला या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। क्या क्वेश्चन दे रखा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, और ये डायमीटर का फॉर्मूला हो गया हमारा, इनको लिखा रहने देता हूं, ठीक है। डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ए पर्सन इज व्यूइंग, ए पर्सन, ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ए पर्सन इज व्यूइंग फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस से ऊपर की तरफ देख रहा है और कुछ हाइट तक पानी भरा हुआ है। ए पर्सन इज व्यूइंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वेसल containing water up to some height, कुछ हाइट तक इस पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। ए स्मॉल होल इज, मान लेते हैं वेसल है बच्चों हमारे पास, कुछ हाइट तक इसमें ऐसे भरा हुआ था, ऐसे हाइट तक, तो हमने यहां पर एक स्मॉल होल कर दिया, तो होल से ऐसे पानी निकलेगा, ठीक है। ए स्मॉल होल, या ऐसे लिख देते हैं, सम वाटर इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम स्मॉल होल, इस स्मॉल होल से वाटर जो है हमारा वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी कि जो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना बंद हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट नॉट सीन बाय द पर्सन, ठीक है, जो पर्सन देख रहा था उसको दिखाई देना स्टार्ट नहीं होगा। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बच्चों 5/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है कितना 5/3, और इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक, कि जब ये दिखाई देना बंद हो जाता है तो ये रेडियस जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट निकालनी है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारे पास है, रेडियस भी हमारे पास है, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिस हाइट से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू h अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, हमें निकालना h, तो क्या हो जाएगा r इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, या फिर यही निकालना है हम तो यही कर लेते हैं। r की वैल्यू क्या 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में निकालेंगे उसको भी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है हमें 5/3, तो ये 5/3 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 रूट
तो ये हो जाएगा 25/9 - 1 यानी 16/9 का रूट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/3 और 4/3 का मतलब 1.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा यहां से आंसर निकल कर आ जाएगा कि इतनी हाइट पर पर्सन को ऑब्जेक्ट दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला डायमीटर का है, रेडियस का आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए। थैंक यू सो मच।